आइए अगली थ्योरी जानते हैं। ये है आ, हल की, एक नाम है ये मनोवैज्ञानिक का। इन्होंने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत, और कब दिया था? 1915 में। अच्छा, इनके सिद्धांत को जो स्किनर थे उन्होंने काफी महत्वपूर्ण माना, सर्वश्रेष्ठ बताया। जितने भी व्यवहारवादी सिद्धांत रहे उन सभी में इनके सिद्धांत को वो अच्छा बताते हैं। अच्छा, इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निगमन सिद्धांत, यानी कि आप पहले से ही कल्पना करके रोड मैप बना लेते हैं माइंड में और उसके थ्रू आप वर्क करते हैं। आवश्यकता अवकलन, जिस प्रकार से आपको आवश्यकता है किसी वस्तु की उसी प्रकार से आप प्रयास करेंगे। जैविकीय अनुकूलन, उद्देश्य प्रवणता, यानी कि ये सारी चीजें जो भी आप लर्निंग करेंगे वो एक एमफुल होगी। आपका पहले एम सेट होगा दिमाग में, उसके बाद आप रोड मैप बनाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के प्रयोग को भूल भुलैया प्रयोग कहा जाता है, जो कि इन्होंने एक चूहे पर किया था। ठीक है, तो इस प्रयोग को हम जानेंगे। इससे पहले मैं यहाँ एक चीज और बता दूं कि शिक्षा में इसका किस प्रकार से महत्व देखा गया है। तो यहाँ छात्रों की जरूरतों को सीखने से जोड़ने पर बल दिया गया, यानी कि छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं वो किस प्रकार से सीखी जाए, इस चीज पर इन्होंने जोर दिया है। जैसे यहाँ लिखा भी है, आवश्यकता होगी तब बच्चा क्रिया करेगा, यानी कि एक्शन करेगा, और उसके बाद उसको परिणाम प्राप्त होगा, और इस दौरान वो क्या करेगा? अधिगम करेगा, यानी कि जो भी उसका रिजल्ट मिलेगा फाइनल, उसका एम जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे? अधिगम, यानी कि उसकी लर्निंग डेवलप होगी। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसका जो प्रयोग है इनका, उसके बारे में कुछ चीजें बतानी है। क्योंकि चूहे को भूखा रखा गया था तो वो अपने भूख शांत करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन तक पहुंचना चाह रहा था। हालांकि उसको क्लियर रास्ता नहीं पता था कि किस प्रकार से, कहाँ से, कैसे जाया जाए और जल्दी किस तरह से वो पहुंचेगा अपने भोजन की तरफ। तो उसने क्या किया? प्रयास किए। वो कभी कहीं से होता होता आखिर में वो अपने भोजन के पास पहुंच ही गया, और खाकर वो उसी प्रकार से प्रयास करता हुआ वापस भी आ गया। ठीक है, तो यानी कि उसको जरूरत महसूस हुई, उसको भूख लगी, तो ये उसकी आवश्यकता थी कि वो अपनी भूख को मिटाए, और इसी प्रकार से उसने प्रयास किए, क्योंकि उसे पता था कि सामने खाना रखा हुआ है और वो खाने तक किसी न किसी प्रकार से पहुंच ही गया। उसका संघर्ष जो था वो सफल रहा। तो यहाँ इन्होंने ये देखा कि आवश्यकता अगर है किसी व्यक्ति की, बच्चे की, या किसी भी जीव की, प्राणी की, तो वो उस तक पहुंचने के अपने अथक प्रयास जरूर करता है, अगर उसको वास्तव में वो चीज चाहिए। ठीक है, जैसे जॉब के लिए बच्चा प्रयास करता है, मेहनत करता है, या एग्जाम क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए। तो जो भी चीजें हैं, आपका एम अगर आपको पता है कि उस एम का महत्व कितना है, उसकी वैल्यू आपकी लाइफ में कितनी है, तो आप कैसे भी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, उतार चढ़ाव हैं, ऊंच नीच जो भी है, सारे क्रॉस करके आप उस तक पहुंच ही जाते हैं। तो यहाँ पर चूहे के संबंध में यही प्रयोग था। और एक चीज और, पहली दफा में जब वो गया तो उसको टाइम लगा, क्योंकि उसको टाइम रास्ता नहीं पता था। लेकिन रास्ते को जैसे ही वो जान गया कि इधर से इजीली जाना, मतलब जा सकता हूं मैं और कम टाइम में आ सकता हूँ, तो वो अब उसी रास्ते को फॉलो कर रहा था। ठीक है, एक और चीज, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था तो उसने दूसरी बार जल्दी से प्रयास नहीं किया। नेक्स्ट टाइम जब भी उसका पेट भूखा रहता था, यानी कि वो जब भी भूख को महसूस कर रहा था, तभी वो अपना प्रयास करता था। जब जब उसको जिस प्रकार से, जितनी मात्रा में उसको भोजन की आवश्यकता थी, उसका प्रयास भी उसी प्रकार से था। अगर उसका पेट भरा है तो उसको अभी नहीं जाना है, उसको अगर लग रहा है कि हाँ अभी कम भूख लग रही है, तो चलो स्लोली स्लोली चल रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, अभी इतनी तेज भूख नहीं है। ठीक है, और अगर तेज भूख है तो उसके प्रयास भी क्या होते थे? प्रयास भी उसके फिर उसी हिसाब से होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यहाँ लिखा भी है कि सबसे पहले आपको नीड फील होगी कि आपको किसी विशेष टाइम पर किस चीज की आवश्यकता है, फिर आप एक्शन करेंगे उसके प्रति, वहां से आपको रिजल्ट मिलेंगे, और इस प्रोसेस के थ्रू आपकी लर्निंग डेवलप होगी। ठीक है, तो ये प्रयोग था इनका। देखिए, ये होमोस्टैटिस की अवधारणा को फॉलो करते हैं। इसमें इनका मानना है कि मानव शरीर या किसी भी जीव का जो शरीर है वो संतुलन बनाने में सक्रिय होता है। मान लीजिए अभी जैसे सर्दियां शुरू हो रही है, ठीक है, तो सर्दी से गर्मी में आना, गर्मी से सर्दी में आना, तो हम अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से संतुलित रहते हैं, अपने आप को उसी ढांचे में ढालते हैं।
मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो वो खाने पीने की चीजें हो गई, पहनने ओढ़ने की, तो उसे अपने शरीर का पता होता है, तो शरीर नेचुरली बैलेंस बना के रखता है, ठीक है, इन चीजों को लेकर। तो ये वही चीज समझा रहे थे। इसी प्रकार से इन्होंने ड्राइव में कमी का सिद्धांत भी बताया, यानी कि ड्राइव से मतलब भूख प्यास से है। यदि आप भूखे प्यास से ज्यादा होंगे तब आप प्रयास ज्यादा करेंगे तो पुनर्बलन भी आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप भूखे प्यासे कम है यानी कि ड्राइव में कमी है, तो आपके पुनर्बलन का भी जो ग्राफ है वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रेनफोर्समेंट पुनर्बलन जो हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे आपको रिस्पॉन्स मिलता है आप और ज्यादा उत्तेजित होते हैं उस काम को करने के प्रति। देखिए समझते हैं समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत या निकटता का सिद्धांत कह लीजिए आप, समीपता का सिद्धांत कह लीजिए, ये एडविन रे गुथरी ने दिया था। ये बोलते हैं कि अधिगम यानी कि लर्निंग उत्तेजना व प्रतिक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बने संबंध का परिणाम है। संबंध से मतलब अगर उनके बीच में दूरी कम है तो अधिगम तीव्र होगा, दूरी ज्यादा है तो अधिगम क्या होगा, स्लो होगा। तो इस चीज को कौन प्रभावित करता है, संवेदी पेशी पैटर्न, यानी कि आपके सेंसरी मोटर जो स्किल्स हैं। मैं आपको समझाती हूँ। हमारे मोटर स्किल्स दो प्रकार के होते हैं, सेंसरी मोटर और ग्रॉस मोटर। ये कहते हैं कि बच्चे को अगर आप पेंसिल पकड़ना सिखा रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको 50 बार में ही पकड़ना आएगा, मतलब अधिक से अधिक बार में पकड़ना आएगा। वो एक बार में भी सीख सकता है, ठीक है। अगर उसको पेंसिल एक बार में पकड़नी आ गई तो वो उस चीज को रट लेता है, दिमाग में बिठा लेता है। वो उसको उसी पैटर्न पर, उसी मतलब अपनी जो उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनका यूज करते हुए वो उसको जैसे इन उंगलियों में पकड़ाया गया तो वो इसी तरीके से पकड़ेगा। हर बच्चे के केस में सेम नहीं होता, या ऐसा भी नहीं कह सकते कि एक बार में ही सीखेगा। कहने का मतलब है इनका जोर ये था कि एक प्रयास में भी आप किसी को कोई चीज सिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना जरूरी है जिस चीज को किया जा रहा है, मतलब जिसके प्रति आप एक्शन ले रहे हैं, वो आपके समीपस्थ हो, पास हो। मुझे सामने से पेन उठाना है, मेरा हाथ वहां तक पहुंच रहा है तो मैं वहां से उठा पा रही हूँ, ये क्या हो गया, समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत। यानी कि पास की चीजों के साथ मैंने उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच जो संबंध बनाया, इससे मेरा काम सफल हो गया। ये कहते हैं कि छोटे मोटे कामों के लिए अगर आप पास बैठे हैं तो वो काम आप इजीली कर सकते हैं और एक बार में ही कर सकते हैं, और ऐसा बच्चों के केस में भी देखा गया है। इनका ये भी मानना, सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मैं आपको अलग से वैसे ही बता रही हूँ। इनका ये भी मानना है कि लेकिन जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं आपकी, जिनमें आपके मांसपेशियों के अलावा आपका पूरा शरीर जिसमें एक्टिव होता है, जैसे साइकिल चलाना हो गया, उसका क्या करना पड़ता है, आपको अभ्यास करना पड़ता है। फाइन मोटर स्किल्स, आप समीप की किसी चीज को उठा रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मुझे लाइट बंद करनी है, मैंने वहां बटन, मेरा हाथ पहुंच रहा है, मैंने बंद कर दी, तो ये समीपस्थ अनुबंधन हो गया। यानी कि जो काम है उसके लिए बहुत पास से मैंने काम किया, तो मेरे बस मांसपेशियों का, मसल्स का ही काम हुआ इसमें, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स हमारे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही मुझे अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। मुझे अगर पेंसिल पकड़नी आ गई है या बच्चे को मैंने सिखा दिया तो वो एक बार में पकड़ेगा, और उसके बाद हाँ अगर वो डेली काम करता है तो वो उसी प्रकार से पकड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि उसको अभ्यास कराया ही जाए, है ना। साइकिल चलाना हो गया, कार चलाना, स्कूटर चलाना, कोई भी ऐसा काम है उसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसमें बड़ों बड़ों को भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों को समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत से चीजें सिखाई जा सकती हैं, एक ही प्रयास में सिखाई जा सकती हैं, कम अभ्यास से सिखाई जा सकती है। जबकि जो हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, जो बड़े बड़े काम हैं जिनमें हमें मूव होना पड़ता है, हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है, ठीक है, तो पूरा ही हमें इधर से उधर जाना पड़ता है, तो प्रतिस्थापन होता है हमारा वहां पर, तो वहां पर हमें क्या करना होता है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ये चीज इन्होंने बताई थी। अच्छा, ये इनके मुख्य तत्व क्या है, समीपता, एकल प्रयास तथा प्रतिस्थापन। ये कहते हैं कि समीपता होनी जरूरी है इनके प्रयोग में, अभी हम जानेंगे। प्रयास एकल होता है मीन्स आप पहले प्रयास में भी कोई चीज सीख सकते हैं अगर समीप की कोई चीज सीख रहे हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ग्रॉस मोटर स्किल्स वाली जो चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि आपके मन में कोई भय है, ठीक है, और उसको इस थ्योरी के जरिए दूर किया जाए तो आपका भय प्रतिस्थापित हो गया, है ना, वो वहां से हट गया।
और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, इन्होंने मानव पर प्रयोग किया था, खरगोश की सहायता से किया था। वाटसन के जो थ्योरी थी उससे काफी प्रभावित थे। इसके अलावा व्यवहारवादी तो ये थे ही, क्योंकि वाटसन का नाम मैंने ले दिया तो आपको समझ जाना चाहिए, है ना। और ये स्किनर के विरोधी थे। इनका कहना था, ऊपर वाली थ्योरी में स्किनर ने इस थ्योरी को काफी बेस्ट बताया। यहाँ पर स्किनर का जो संबंध है वो इस बारे में है कि ये स्किनर के क्या थे, विरोधी थे। ये कहते थे कि बच्चे को सिखाने के लिए पुरस्कार या दंड की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अर्थात पुनर्बलन यहाँ पर इन्होंने यूजफुल नहीं बताया, हेल्पफुल नहीं बताया। ठीक है, तो इनके प्रयोग, एक इन्होंने अपने किसी सहयोगी के साथ प्रयोग किया था बिल्ली पर। वो प्रयोग इस प्रकार से था, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया गया, साथ में एक लोहे की छड़ रखी थी जिसको प्रेस करने पर पिंजरा खुल रहा था। बिल्ली प्रयास कर रही थी बाहर निकलने का, और वही चीज जो पैवलोव ने करी थी कुत्ते के प्रयोग में। ठीक है, कुत्ते पर जब प्रयोग किया था तो वहां पर वो छड़ को टच कर देती है। अब इन्होंने क्या अलग से चीज बताई है, देखिए पैवलोव की थ्योरी से ये काफी प्रभावित थे, और भी जो है थॉर्नडाइक, वाटसन, उनसे प्रभावित थे, और वाटसन के करीबी थे, उनके जो सिद्धांत है उनके काफी करीबी थे, सिद्धांतों की जो मूल अवधारणा है उसके काफी करीबी थे ये। इन्होंने क्या काम किया था जो अलग से था, देखिए वहां पर कुत्ते ने लीवर को खोला और वो भोजन की उसने प्राप्ति कर ली, यानी कि भोजन आ जाता था। यहाँ क्या था, बिल्ली वाले केस में छड़ की सहायता से गेट खुल तो जा रहा था। अब इन्होंने टेस्ट क्या किया कि बिल्ली पहले तो प्रयास कर रही थी, जैसे ही छड़ पर उसका पंजा लगता है तो गेट खुल गया। ठीक है, अब गेट तो खुल गया, इन्होंने नेक्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया और ये अनेकों बार इन्होंने प्रयोग किया था। ऐसा पढ़ा है शायद मैंने किसी बुक में, 800 बार के समथिंग इन्होंने किया था। ये काफी ज्यादा हो गया अगर सही है तो उसमें क्या था कि छड़ पर जैसे ही पंजा लगता है गेट खुल जाता है। नेक्स्ट टाइम जब बिल्ली को लॉक किया गया, उसको पता था कि इस पर हाथ जाने से, पंजा जाने से लीवर खुल जाएगा। जिस हाथ का उसने पहले यूज किया था, मान लीजिए छड़ इतनी दूरी पर है, मैं इस तरीके से बैठी हूँ, ये छड़ उस कोने में है, मेरा ये वाला हाथ वहां नहीं जा सकता, मैं इस हाथ से क्लोज हूँ उस छड़ के, मैंने इस वाले से दबा दिया, तो बिल्ली ने नेक्स्ट टाइम वही पोजीशन लेकर उसी हाथ का प्रयोग किया। तो इनके सिद्धांत को हम इस प्रयोग से बेहतर समझ पाएंगे। समीपस्थ, यानी कि आप अपनी उत्तेजना के प्रति जो काम कर रहे हैं, तो वो आप समीपस्थ, यानी कि समीप वाली आपकी जो मांसपेशियां, मसल्स हैं, संवेदी, जो आपकी सेंसरी मोटर स्किल्स हैं, वो आपके शरीर का कौन सा अंग क्लोज है उस काम को करने को लेकर। तो मेरा अगर राइट हैंड या बिल्ली का राइट वाला पंजा था तो उसने राइट पंजे से ही उसको क्या किया, दबाया। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम सेम पोजीशन, सेम अपने बॉडी पार्ट से उसने फिर से वही चीज दोहराई। तो कहने का मतलब है हर बार वो टाइम कम से कम लेती गई और एंड में आकर उसने बहुत ही कम समय में ये काम कर दिया। तो उसने जो चीज पहली बार में की थी अप्लाई, वही चीज वो बार बार फॉलो कर रही थी। तो बच्चों के केस में भी यही है कि बच्चों को यदि आप लेफ्ट हैंड में पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे, जिन फिंगर्स के बीच में सिखाएंगे, अगर वो पहले प्रयास में सीख जाते हैं तो वो उसी को ही दोहराते हैं। होते हैं ना बहुत से लेफ्टी होते हैं, लेफ्ट हैंडेड होते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। राइट हैंडेड होंगे तो वो राइट से काम करेंगे। बच्चे के पास बॉल पड़ी है, बोला जाएगी बॉल उठा, तो बच्चा क्या करेगा अपने पास, यानी कि उस बॉल के पास उसके शरीर का जो भाग है वो उससे काम करेगा। तो यहाँ समीपस्थ अनुबंधन, जो उसकी कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग जो उसकी बॉन्ड बन रहा है उसका, स्टिमुलस का और रिस्पॉन्स का, वो क्या है, निकटवर्ती है, नियरेस्ट है। तो इस प्रकार से वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज समझनी थी। इनका एक और प्रयोग था जो मैंने यहाँ लिख रखा है, बाद में इन्होंने प्रयोग किया। ये वाटसन के प्रयोग से प्रभावित थे क्योंकि उन्होंने मनुष्य पर किया, यानी कि बच्चों पर। वो कहते थे ना कि मुझे 1 दर्जन शिशु दे दो मैं उनको किसी भी प्रकार से कुछ भी बना दूंगा। तो इनका भी प्रयोग ये था कि सभी जानवरों पर कर रहे हैं, मैंने भी किया, लेकिन अब मुझे जानवरों से हटकर करना है। हालांकि जानवर की सहायता इन्होंने ली, खरगोश की सहायता ली थी, मानव पर प्रयोग था। एक पीटर नाम का लड़का था जो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था, टेबल के नजदीक ही उन्होंने, उसकी फैमिली ने पालतू खरगोश को रख दिया, उसके जिस भी चीज में वो बंद था उसको। अच्छा, पीटर चाह रहा था कि उसको दूर किया जाए क्योंकि उसको पसंद नहीं था। तो पीटर ने बोला क्या, या फिर उसके रिएक्शन ऐसे थे कि मैं इसको खिलाता ही नहीं हूँ और मुझे ये पसंद भी नहीं है, मुझसे इसको दूर रखो। फैमिली चाहती थी कि पीटर की जो उसके प्रति घृणा है
या डर है, जो भी है वो खत्म हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो डेली उसको वहीं रखते थे, और पहले थोड़ा दूर था, इस बार थोड़ा पास, फिर पास, फिर पास, अब की बार वो उसके बिल्कुल क्लोज रखा गया था। तो ये क्रिया जो है वो दोहराई जा रही थी। तो उसने देखा कि जब वो पास रखा गया तो वो पीटर को देख रहा था, बाकी सब खिलाते होंगे, वो नहीं खिलाता होगा, या कुछ भी समझ लो कि खरगोश खाने की तरफ देख रहा हो, पीटर का ध्यान भी उधर गया। तो पीटर ने उसको बड़ी ही आप कह सकते हैं बहुत ही सॉफ्टली उसको देखा, और फिर उसका एक दिन मन हुआ कि यार इसकी मतलब ये क्या कहता है मेरे से, कुछ भी तो नहीं, गलती भी नहीं है। तो उसने उसको सहलाया, उठाया, फिर एक दिन वो उसके साथ खेल रहा था। तो ऐसे करके उसका जो भय था या उसकी जो नफरत थी उस खरगोश के प्रति वो समाप्त हो गई। तो यहाँ से भी यह है कि जब दूर होता है कोई, तो दूर वाली चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती हैं। जैसे जैसे आप सिचुएशन के नजदीक आते हैं आपको वो चीजें समझ में आने लगती हैं। तो दूर से उसने जब देखा, या दूर दूर रहता था वो उससे, तब उसको उसके बारे में इतना वो नहीं था, लेकिन एक बॉन्ड बना जब वो पास आया, और यही बॉन्डिंग के लिए इन्होंने थ्योरी जनरेट की थी। इसका नाम था समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत। तो आपको इतना समझना है, ये पुनर्बलन पर ज्यादा विचार नहीं करते थे, उसका विरोध करते थे। इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि स्किनर का विरोध करते थे, क्योंकि वो स्किनर भी पुनर्बलन के संबंध में कह रहे थे। ठीक है, इनके प्रयोग के बारे में मैंने बता दिया। तो ये दो थ्योरीज आपकी और कंप्लीट हो गई। चलिए समझते हैं चिन्हित या प्रतीक अधिगम सिद्धांत को। इसके प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड सी टॉलमैन। ये इन्होंने अव्यक्त अधिगम दिया, उसकी जो अवधारणा है वो ये लेकर आए। इसके साथ ही प्रयोजन व्यवहारवाद का भी जन्म इन्हीं के सिद्धांत से माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं क्या? अव्यक्त अधिगम, जिस अधिगम को, लर्निंग को व्यक्त ना किया जाए, वो आप ये कह सकते हैं कि दूसरे को पता ना चले कि ये इसने अभी में कुछ सीख लिया, तुरंत में कुछ सीख लिया, दिमाग में कुछ इमेज बनी होगी और उसने अपने आप से सीख लिया। तो कहने का मतलब ये अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं किया गया, जिस अधिगम को हम नहीं जान पा रहे हैं कि ये अभी प्रोसेस में है, वो चीज क्या है? अव्यक्त अधिगम। दूसरी चीज यहाँ जो वर्ड लिखा है प्रयोजन व्यवहारवाद, पर्पजिव बिहेवियरिज्म, इसकी नींव इन्हीं से ही पड़ी है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जिस पर्पज से आप, जिस पर्पज को कंप्लीट करने के लिए आप बिहेवियर करते हैं, आप अपने माइंड में चीजें सेट कर लेते हैं कि हाँ मेरा ये पर्पज है। ठीक है, तो किसी साइन द्वारा, प्रतीक द्वारा, ठीक है, या किसी कोई इमेज बना लिया अपने दिमाग में, उसके द्वारा आप चीजों को सीख रहे हैं। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। इन्होंने बोला कि अधिगम यानी कि लर्निंग एसआर बॉन्ड से जरूरी नहीं है कि स्टिमुलस हो और उसके साथ ही रिस्पॉन्स भी मिले। ये जोड़ देते थे कि मानसिक समझ व मानचित्रण का निर्माण जो है वो जरूरी है अधिगम की प्रक्रिया में। इनका मानना था उत्तेजना और प्रतिक्रिया के अलावा, या उनको मान्यता ना देते हुए ये बोल रहे हैं कि मानसिक समझ, आपकी मेंटल एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी, वो बेटर होनी चाहिए। इसके साथ ही मानचित्रण, आपके माइंड में कोई चीज, किसी किसी चीज का मैप बन जाता है, कोई इमेज बन जाती है, कोई साइन आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो वो वाली चीजें ये उसके आधार पर लर्निंग को ज्यादा वरीयता देते हैं। इनकी एक लाइन और है, एक प्रतीक से दूसरे प्रतीक को जोड़ा जाता है। देखिए अभी तक हमने जो भी थ्योरीज पढ़ी हैं ये सभी आपस में मिलती जुलती हैं, किसी ने किसी चीज पर बल दिया, किसी ने किसी चीज पर। ठीक है, लगभग सभी के प्रयास भी या प्रयोग जैसे चूहे, बिल्ली, कुत्तों, इन पर हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए इन्होंने बोला कि एक प्रतीक से दूसरे प्रतीक को जोड़ा जाता है। आपके माइंड में कोई साइन है कि मैंने इस प्रकार से वो चीज सीखी थी, अब आपके माइंड में कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया और ये वाला जो साइन है, ये वाली इमेज है, इसमें काम आ रही है, तो इस प्रकार से दो साइन मिलकर आपकी लर्निंग को डेवलप कर रहे हैं। तो ये वो चीजें एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ पाएंगे। इन्होंने प्रयोग किया था चूहों पर, अभी तक चूहे ही काम आ रहे हैं, चूहे, बिल्ली, कबूतर, कुत्ते। ठीक है, 3 समूह बनाए इन्होंने, और वही भूल भुलैया वाला प्रोसेस था। अच्छा, हल वाले में हमने पढ़ा था कि भोजन तक पहुंचने के लिए वो प्रयास कर रहा था चूहा। ठीक है, वहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि पानी भी रखा गया था। अगर वो प्यासा था तो पानी की तरफ जाता, भूखा था तो उसकी तरफ, यानी कि आवश्यकता आपको जिस चीज की होगी आप उसी के प्रति प्रयास करेंगे। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। 3 समूह बनाए इन्होंने, ABC, और भूल भुलैया का जो प्रयोग था, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो 17 दिन तक किया था। ठीक है, तो शुरू में ए ग्रुप को भूल भुलैया में छोड़ा गया और खाना एक तरफ रखा हुआ था, या ये कह लीजिए कि जो एंड तक पहुंचता, मतलब ए ग्रुप जब एंड तक पहुंच रहा था
तो उसको खाना प्राप्त हो रहा था, ठीक है। ग्रुप बी 10 दिन तक संघर्ष करते हुए वहां पहुंचा, लेकिन खाना नहीं मिला, 10 दिन तक उनको खाना नहीं दिया गया। उसके बाद जो बचे 7 दिन थे, प्रयास तो वो तब भी कर रहे थे क्योंकि भूखे थे, बाकी के 7 दिन में उनको खाना दिया गया, ठीक है। जबकि ग्रुप सी, तीसरा ग्रुप जो था, उसको आ, उसको खाना एक भी बार नहीं मिला। तीसरे ग्रुप को 17 दिन तक एंड तक जाने पर भी खाना नहीं मिला। दूसरे ग्रुप को मिला लेकिन लेट मिला, 10 दिन के बाद मिला। पहले ग्रुप को पहले ही दिन से मिला, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पहले ग्रुप को पहले ही दिन उनकी भूख शांत करने के लिए खाना मिल गया और उनको यानी कि पुनर्बलन मिला, उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिला, उनकी भूख शांत हुई और वो और ज्यादा मोटिवेट हुए और सेकंड बार भी उन्होंने ट्राई किया, अब की बार और स्पीडली ट्राई किया। इसी प्रकार से हर बार स्पीडली ट्राई कर रहे हैं, टाइम कम ले रहे हैं और हर बार उन्हें खाना मिल रहा है, मोटिवेटेड है वो तो अपना प्रयास कर रहे हैं। भूख जैसी लगती है वो तो उधर की तरफ भागने लगते हैं। सेकंड वाले भूखे तो हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, 10 दिन तक खाना नहीं दिया जा रहा, लेकिन बेचारे क्या करें, उनको तो जाना ही है। अब एक हफ्ते बाद यानी कि लास्ट वाला जो एक वीक था, उसमें जब उन्हें खाना मिला, यानी कि 11वें दिन जब खाना दिया गया, वो तो मोटिवेटेड हो गए, उनको भी मोटिवेशन मिल गया, यानी कि उनको भी पुनर्बलन दिया गया कि भाई तुमने प्रयास किया, ये लो शाबाशी, तुम्हें इसलिए खाना दिया जाता है। तो वो 12वें दिन, 13वें दिन, इस तरीके से वो 17 दिन तक लगातार गए और लगातार उन्हें खाना मिला, मोटिवेटेड रहे, फ्रेश रहे, माइंड मतलब उनका माइंड भी फ्रेश रहा। पहले स्ट्रेस में थे वो, खाना नहीं मिल रहा था, ठीक है। जबकि तीसरा ग्रुप जो था, भले ही वो स्ट्रेसफुल था या जैसे भी परेशान था, प्रयास वो तब भी कर रहा था कि किसी दिन तो मिलेगा। तो वो 17 के 17 दिन तक जाता है और बिना खाने के वापस आ जाता है तीसरा ग्रुप। लेकिन तीसरे ग्रुप के बारे में एक चीज अच्छी है कि पुनर्बलन ना दिए जाने पर भी अगर आप इच्छुक हैं, आप में भूख है, आपको आवश्यकता है, आप प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 17 के 17 दिन उस ग्रुप ने प्रयास किया, हालांकि उनको रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रयासरत रहे। इस तरीके से उन्होंने पहले दिन, तीसरे ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, पहले दिन जब वो गए थे भूल भुलैया में तो उनको टाइम ज्यादा लगा, दूसरे दिन थोड़ा कम लगा। तो 17 दिन में भले ही उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन एक चीज जो उन्होंने सीखी, वो उस रास्ते को पहचान गए कि किस रास्ते से जल्दी जाया जाएगा, या जिस रास्ते पर वो फर्स्ट डे गए थे उसको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, दिमाग में इमेज बिठा ली कि ये वाले साइन से हमें जल्दी जाना है या इस वाले साइन से रास्ता खुल रहा है। तो जो भी उनकी सुविधा अनुसार था तो वो उन्होंने वहां पर अप्लाई किया। फर्स्ट वाला था, इसी प्रकार से आप बच्चों पर अप्लाई करेंगे। बच्चों को अगर रिवार्ड्स मिलता है, उनको अगर पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, और ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। सेकंड वाले ग्रुप को अगर हम बच्चों पर अप्लाई करें तो ये होता है कि अगर बच्चे में भूख है, बच्चे को चाहिए, तो वो प्रयास तो कर रहा है, नहीं मिल रहे नंबर, कोई बात नहीं, किसी दिन तो मिलेंगे, और किसी दिन मिले और फिर वो मोटिवेटेड हो गया। तीसरे ग्रुप ने क्या करा कि चाहिए तो मुझे है ही, दें या ना दें, वो प्रयास कर ही रहा था। और इस दौरान, इस प्रोसेस में लर्निंग जो है वो तीनों की हो रही है। फर्स्ट वालों की स्पीडली हुई क्योंकि उनको मोटिवेशन दिया गया, सेकंड वालों की थोड़ी कम स्पीडली हुई क्योंकि लेट मोटिवेटेड हुए वो, तीसरे वाले मोटिवेटेड ही नहीं हुए, हालांकि उन्होंने कुछ तो सीखा। तो लर्निंग के बेस पर हम कह सकते हैं कि तीनों ही ग्रुप कुछ ना कुछ सीख रहे थे। तो ये था प्रतीक अधिगम का सिद्धांत। प्रतीक अधिगम सिद्धांत, चिन्हित अधिगम सिद्धांत, माइंड में आप कोई साइन बिठा लेते हैं, कोई इमेज बिठा लेते हैं, कोई रोड मैप बना लेते हैं, ठीक है, तो उसके संबंध में है ये। और इसकी मेन चीजें मैंने आपको बताई दी। देखिए, सारी थ्योरीज मिलती जुलती हैं, इनके प्रयोग मिलते जुलते हैं, इनके निष्कर्ष मिलते जुलते हैं, बस जो भी थोड़े बहुत या माइनर सी चीजें इनमें अलग देखने को मिल रही हैं, उन्हीं से ही आपको इनको पहचानना है, उन्हीं से आपको इनको समझना है कि किसने किस चीज का प्रयोग किया, ठीक है, किस चीज पर प्रयोग किया, किस जानवर पर प्रयोग किया, और किस प्रकार से उसके रिजल्ट दूसरे से अलग थे, किस पॉइंट पर वो दूसरे से डिफरेंट था। तो वो चीजें मेन है, ठीक है। सिमिलैरिटीज तो आपको काफी सारी मिलेंगी, लेकिन इनको डिफरेंशिएट करना जो है वो चीज मेन है, वो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं सूझ व अंतर्दृष्टि का, यहां आप लिख लेना। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, ये उनकी अवधारणा पर आधारित है। इसके प्रतिपादक वर्दिमर थे, प्रयोगकर्ता कोहलर थे, जबकि सहयोगी कोफ का। इन तीनों का नाम
एक साथ पूछ लिया जाता है। मेन जो है वो कोहलर है, उनको कोहलर का ही सिद्धांत बोलेंगे। प्रयोग किसने किया है? कोहलर ने किया है। ठीक है, प्रयोग किस पर किया है? चिंपैंजी पर। ये अब अलग हटकर आए, जिसका नाम क्या था? सुल्तान, इसे नाम दे रखा था। और इन्होंने शायद 6 चिंपैंजीज थे, उन पर प्रयोग किया था। समस्या को इन्होंने सबसे पहले रखा। फिर आप अंतर्दृष्टि करेंगे, इंसाइटली आप सोचेंगे चीज के बारे में, समस्या के बारे में, जो कि विचार कहलाएगा। ठीक है, सामान्य भाषा में इसे विचार कहेंगे। सूझ यानी कि आप जो भी आपने विचार बनाए हैं अपने दिमाग में समस्या के समाधान के प्रति, उनको आप स्वीकार करेंगे कि हाँ ठीक है, इससे काम चल जाएगा, तो वो आपकी सूझबूझ हो गई। लास्ट में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि समस्या आपकी उसका समाधान किया जा सकेगा। तो इनका जो प्रयोग था वो चिंपैंजी पर था। किस प्रकार से था, आइए समझते हैं। गेस्टाल्टवादियों का मानना था ये अंश की बजाय संपूर्णता यानी कि समग्रता पर ज्यादा फोकस करते थे। इसी संबंध में हम कहेंगे कि समस्या के आप टुकड़े ना करें, उसको समग्र रूप से देखें कि ऑल ओवर उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि कोई समस्या है, समस्या के रूप में मैं इस मार्कर को ले रही हूँ, मैं इसे देखूंगी तो ऐसा नहीं है कि मैं कैप ही कैप देख पा रही हूँ, मैं इसकी पूरी बॉडी को देख पा रही हूँ। ठीक है, तो समस्या के रूप में अगर इसके कैप में कोई कुछ चीज टूट गई है, तो मुझे ये भी तो देखना है कि अगर मैं इसकी कैप को नहीं लाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो आखिर ये इसका साइज क्या है, ये कौन सा मार्कर है, जो भी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो मैंने अभी इंस्टेंट एग्जांपल दे दिया। आप किसी भी समस्या को अगर जानना चाहेंगे, उसका समाधान करना चाहेंगे, तो उसको उसकी जड़ से आप उसकी समझ बनाएंगे। ठीक है, उसको ऑल ओवर आप क्या करेंगे, उसको समझेंगे कि आखिर समस्या जनरेट कैसे हुई, इसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। समस्या के भाग नहीं करेंगे, टुकड़े नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है, इसमें बोला गया था गेस्टाल्टवादियों ने कि जो अंश होता है वो मतलब अंश का योग यानी कि टुकड़ों का जो जुड़ना है वो छोटा ही रहता है उसके पूरे भाग से। ठीक है, तो संपूर्णता ही होती है, जबकि आप किसी चीज के टुकड़े करके उसे जोड़ेंगे तो वो उतनी संपूर्णता लेकर नहीं आएगा जितना वो बिना टुकड़े के था। तो यानी कि समस्या का समाधान करने के लिए आपको पूरी समस्या की जड़ पहचाननी है, उसको समझना है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बाहर कोई गाड़ी खड़ी है उसको देख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ शीशा शीशा देख रही हूँ, मेरी निगाह शीशे पर है लेकिन मेरी नजर में सारी चीज आ रही है वो, ठीक है, पूरी गाड़ी की इमेज आ रही है। तो इसी प्रकार से आप समस्या की जड़ को तो पहचान रहे, लेकिन पूरी समस्या भी आपके ध्यान में होनी चाहिए, ये चीज है। तो इनका जो प्रयोग था वो चिंपैंजी पर था। इन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी को एक कमरे में बंद किया, उसे भी भूखा रखा गया और ऊपर छत से कुछ केले टांग दिए गए। ठीक है, अब जो भूखा है, कोई भी जीव है, हम आप या कोई जानवर पक्षी, तो उसके सामने भोजन है तो वो तो और ज्यादा तड़पेगा कि किसी भी प्रकार से मैं उसको प्राप्त कर लूं, है ना, उसकी तरफ पहुंच जाऊं, उसको कैसे भी करके मैं खा लूं। प्रयास वो कर रहा था लेकिन वो ऊंचे लटके हुए थे, अब कैसे जाता। अकेला कमरा, खाली कमरा जिसमें एक चिंपैंजी है और केले लटके हुए हैं। इसके बाद उन्होंने क्या करा, उसमें एक छड़ी और सीढ़ी रख दी। ठीक है, अब वो क्या करता है चिंपैंजी, उसका प्रयोग करता है, क्योंकि उसको नीड है केलों की, तो वो वहां तक पहुंचने के लिए देखता है कि किस प्रकार से पहुंचू, इधर उधर हाथ पैर मारेगा। जब उसके पास समाधान के लिए साधन उपलब्ध हैं तो उसने उनका यूज भी किया, और ऐसा इंस्टेंट उसके माइंड में आया। जैसा कि इस सिद्धांत का नाम भी है, अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत, यानी कि आप समस्या ग्रस्त कंडीशन में अगर आप फंस रहे हैं तो आप इंस्टेंट कैसे अपने माइंड को यूज करते हैं उसका सॉल्यूशन करने में। तो उसने भी वही किया कि उसने सीढ़ी लगाई और छड़ की सहायता से उसने केले गिराए और उसने अपना पेट भरा। तो कहने का मतलब है, जब आपके पास सोर्सेस मौजूद होते हैं, उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तब आप क्या करते हैं, अगर आप एक्टिव माइंड से काम करेंगे, आप सोचेंगे समझेंगे, जैसे कि हाँ समस्या उसकी ये थी कि उसे केलों तक पहुंचना था या केलों को लेना था। ठीक है, अंतर्दृष्टि, वो क्योंकि जानवर है, वो इधर उधर भाग रहा था, हाथ पैर मार रहा था, लेकिन नहीं काम बन रहा था। जब उसके पास सॉल्यूशन के लिए चीजें मौजूद हुई, तब उसने विचार किया क्या इनसे हेल्प हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और वहां उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं इससे समाधान कर लूंगा, और आखिर में उसका समाधान हुआ भी। तो ये था कोहलर का सिद्धांत। ठीक है, इसमें 3 नाम प्रमुख हैं और मेन तो कोहलर साहब ही है। चिंपैंजी का नाम सुल्तान है।
तो इस प्रकार से ये दोनों सिद्धांत भी हमारे कवर हो गए, यानी कि व्यवहारवाद के जो भी प्रमुख सिद्धांत थे वो लगभग लगभग सभी मैंने यहाँ पर आपको पूरे करा दिए हैं। अब हम चलेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांतों की तरफ।